हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th TS गरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 और अभी हम पढ़ेंगे जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उसमें दो अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट और सेकंड है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में भी दो होते हैं, फर्दर क्लासीफाई होता है ये रियल अकाउंट और सेकंड है नॉमिनल अकाउंट्स। नाउ अब इसी को हम डिटेल में समझते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट है नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट्स, इसमें नेचुरल पीपल का अकाउंट खोला जाता है, जैसे कि रजत अकाउंट, रजत्स अकाउंट, जैसे कि विनय अकाउंट, जैसे कि ज्योति अकाउंट, ज्योतिष अकाउंट। सो ये सब क्या है? नेचुरल पीपल हैं। सो नेचुरल पर्सन्स अकाउंट। सेकंड है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट्स में सारे बिजनेस आ जाते हैं। बिजनेस जैसे कि HDFC's अकाउंट, जैसे कि अजय मोटर पार्ट्स, जैसे कि ABCL कंपनी अकाउंट एट्सेट्रा। मतलब बिजनेस का जो भी नाम है वो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, क्योंकि वो नेचुरल पर्सन तो अलग हो गए जो कि बायोलॉजिकल है, नेचुरल पर्सन है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन वो हैं जो बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस को भी एक पर्सन की हैसियत से देखा जाता है। नाउ थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं अक्रूड इनकम, सेकंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, थर्ड है अनअर्न्ड इनकम, और फोर्थ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। यहाँ हमको चारों अकाउंट को समझना पड़ेगा कि ये होते क्या हैं। अक्रूड इनकम वो इनकम है जो कि अर्न कर लिया गया है, लेकिन वो अभी कैश के रूप में बिजनेस को रिसीव नहीं हुए हैं, इसलिए वो अक्रूड इनकम है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिनका पेमेंट अभी तक बिजनेस ने नहीं किया है, इसलिए क्योंकि काम तो ले लिया गया है लेकिन उसके बदले में जो पेमेंट है वो नहीं किया गया है। एज ए रिज़ल्ट इसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। नाउ अनअर्न्ड इनकम वो इनकम है जो बिजनेस को मिल चुका है लेकिन उसके बदले काम करना अभी बाकी है, मतलब बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसलिए ये अनअर्न्ड इनकम है। और लास्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो भविष्य के लिए किए गए हैं, मतलब आने वाले पीरियड के लिए पहले से ही पैसे खर्च कर दिए गए हैं, तो इन्हें कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें उन व्यक्तियों को या उन पर्सन्स को
वो इशारा करते हैं कि ये सारे जो है वो ख़ास व्यक्तियों के लिए हैं। मतलब ये एक व्यक्ति, एक पर्सन हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। सो इसलिए हमें इंडिविजुअल पर्सन के तरफ इंडिकेट करता है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब इसका गोल्डन रूल जो है, गोल्डन रूल देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन गिव एंड टेक रिलेशनशिप का होता है। अगर उसमें पर्सनल अकाउंट खुल रहा है तो जो रिसीवर होगा वो उसका अकाउंट डेबिट होगा और जो गिवर होगा उसका अकाउंट क्रेडिट होगा। ये अभी सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब हम उसे अगर जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे तो उस समय इसे और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकेगा एग्जाम्पल के सहायता से। सो वेट टिल देन। दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में फर्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में थिंग्स होता है। थिंग्स मतलब टेंजिबल थिंग्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कैश, टाइपराइटर, मशीनरी, स्टॉक, स्टेशनरी एट्सेट्रा। मतलब वो सारे मटेरियल थिंग्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उन सबको हम रियल अकाउंट में कैटेगराइज करते हैं। और इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इम्पर्सनल अकाउंट में सेकंड आता है नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं वो तमाम एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू एट्सेट्रा। ये सारे अकाउंट्स को हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो किसी भी तरीके का लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। जैसे कि सैलरी एक एक्सपेंस है तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है। और लॉसेस जैसे कि लॉस बाय फायर है, सो लॉसेस अकाउंट को और एक्सपेंस अकाउंट को हमें डेबिट करना है। उसी तरीके से किसी तरीके का इनकम या गेन है तो उसे हमको क्रेडिट करना है। जैसे कि कमीशन रिसीव्ड है तो ये इनकम है तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है तो ये भी क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये भी क्रेडिट होगा। सो इस तरीके से यह हुआ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसे हमें डेबिट करना है। एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी है या डिस्काउंट अलाउड है या इंटरेस्ट पेड है या रेंट पेड है, ये सारे अकाउंट्स जो होंगे क्योंकि ये एक्सपेंस है ये डेबिट होंगे। उसी तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या लॉस बाय फायर ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। और दूसरी तरफ क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स है। इसका मतलब यह है कि जो भी इनकम हो रहा है बिजनेस को तो वो क्रेडिट होगा। जैसे कि कमीशन रिसीव्ड है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है। तो इस तरीके के इनकम्स को हमेशा हमें क्रेडिट करना है। अब यहाँ हमने 3 अकाउंट पढ़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में तीनों अकाउंट खुलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। या ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन में
या तो दोनों पर्सनल अकाउंट होंगे, या दोनों रियल अकाउंट होंगे, या दोनों नॉमिनल अकाउंट होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हो सकता है कि दोनों ही अकाउंट जो भी डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं वो दोनों ही पर्सनल या रियल या नॉमिनल अकाउंट हैं, या नहीं भी हैं। तो ये बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ये इनमें कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब हम समझते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज़ पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में किस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझा गया है, ये अब हम देखेंगे। इसमें हमने 5 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है एसेट अकाउंट, दूसरा है लाइबिलिटीज़ अकाउंट, तीसरा है कैपिटल अकाउंट्स, चौथा है रेवेन्यू अकाउंट और पांचवा है एक्सपेंस अकाउंट्स। क्योंकि साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में उनको इन 5 अकाउंट्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, ऐसा मानते हुए 5 अकाउंट्स बनाए हैं। और कब इन्हें डेबिट करना है और कब इन्हें क्रेडिट करना है ये हम समझेंगे। जैसे कि कोई एसेट है, एसेट का मतलब है कि वो कमोडिटी या वो सामान जो बिज़नेस को प्रॉफिट या इनकम अर्न करने में हेल्प करती है, वो हमारे एसेट हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टाइपराइटर, स्टॉक, ये सारे हमारे एसेट होते हैं। तो ये डेबिट कब होंगे? जब ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, जब हम इन्हें और ख़रीद कर ला रहे हैं, जब ये बिज़नेस में इनका अमाउंट बढ़ रहा है तो ये अकाउंट डेबिट होंगे। जैसे हमने मशीन ख़रीद कर लाए तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन जब हमने मशीन को बेच दिया तो एसेट कम हो गए तो डिक्रीज़ होंगे, तो ये क्रेडिट होंगे। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ जो हैं, अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं लाइबिलिटीज़ तो उन्हें क्रेडिट करना है। जैसे कि हमने बैंक लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है बिजनेस ने, तो बैंक लोन अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, इसलिए बैंक लोन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर हमने बैंक लोन को वापस चुकता कर दिया है, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन है, तो उसके लिए हमें डेबिट करना होगा। सो डिक्रीज़ जो होगा वो डेबिट होगा। कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी ही है, इसलिए ये इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज़ होगा तो ये डेबिट होगा। रेवेन्यू जो है वो इनकम है। इनकम अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसे भी हमें कहाँ लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। और अगर इनकम कम हो रहा है तो डिक्रीज़ होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। सो ये है मॉडर्न अप्रोच, और इसकी सहायता से भी हम रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को बेहतरीन तरीके से या अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और अगर हमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों ही समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। और रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ता है कि कौन से अकाउंट्स हमें ओपन करना है, और इसके लिए हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है वो अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बहुत हेल्प करता है कि कौन से अकाउंट्स खुलेंगे। उसके बाद जब हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाते हैं तब हमें पता चल जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है और उसका अमाउंट क्या होगा, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। नाउ लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। यहाँ डेट दिया हुआ है 2020 अप्रैल 1 को स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹60,000। देन अप्रैल 2 गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹15,000। अप्रैल 3 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट ₹18,000। देन अप्रैल 5 गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट ₹9,000। देन अप्रैल 7 गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज ₹12,000. Then April 9 goods returned by Naresh ₹1,400. April 10 cash paid to Ajay ₹6,000. April 12 commission received ₹2,700. April 15 furniture purchased ₹7,000. April 16 rent paid to Amit ₹5,000. April 19 goods sold to Sumit for cash ₹6,000. April 26
सॉरी April 24 कैश सेल्स ₹7,000, April 30 कैश received from Naresh on account ₹5,000 and April 30 salary paid ₹10,000. Now यहाँ पर इतने सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। अब हम इसका जर्नल एंट्रीज करेंगे और समझेंगे कि कौन सा अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और इसमें उनका रूल किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे ऊपर हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर, क्योंकि ट्रेडर का नाम नहीं दिया है इसलिए हम यहाँ ट्रेडर लिख दिए हैं। जर्नल एंट्रीज, ये जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स का। इस पर्टिकुलर्स में हमें कौन से अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है वो हम इस स्पेस में लिखेंगे। फिर थर्ड कॉलम होता है लेजर फोलियो का, क्योंकि जर्नल एंट्री से ही लेजर बनाया जाता है, इसलिए लेजर एक अलग बुक है और लेजर के कौन से पेज में इस जर्नल एंट्री की गई है, पोस्टिंग किया गया है, वो हम यहाँ पेज नंबर लिखेंगे। मतलब लेजर का पेज नंबर जो इस एंट्री से रिलेटेड है उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर 2 अमाउंट का कॉलम है। फर्स्ट कॉलम जो रहता है वो डेबिट अमाउंट का कॉलम है और सेकंड कॉलम क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है। जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट हमेशा ऐसा ही रहेगा और हमेशा हमें जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट बना करके ही जर्नल एंट्रीज़ करना है। अब डेट है 2020 का, तो डेट में हम लिखेंगे 2020 एक बार लिखेंगे और फिर April 1। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश के लिए जर्नल एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नाउ कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं और बिना अकाउंट के भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ये है जर्नल एंट्री और 60,000 से व्यापारी ने व्यापार शुरू किया, तो डेबिट के कॉलम में 60,000 लिखेंगे और जो क्रेडिट होता है उसको हम 2 लिखते हैं और ये थोड़ा सा अंदर की ओर से शुरू होता है और इसके लिए हम क्रेडिट के कॉलम में लिखते हैं 60,000। नाउ ये एक जर्नल एंट्री है, लेकिन ये जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं है, इसके लिए हमें नरेशन लिखना पड़ेगा। मतलब इस जर्नल एंट्री का क्या मतलब है उसे हमें यहाँ नरेशन में लिखना पड़ेगा। उसके लिए हम लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि यहाँ क्या लिखना है तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी स्टेटमेंट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ अब हम इस पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्लोज कर देंगे। अब हमें समझना है कि ये कैश अकाउंट क्यों डेबिट हुआ और कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ। क्योंकि स्टेटमेंट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो क्योंकि हम जानते हैं कि बिजनेसमैन और बिजनेस 2 अलग अलग पर्सन हैं, ऐसा अकाउंटेंसी में समझा गया है, इसलिए बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसा दिया है, एक तरीके से ये लोन है। तो बिजनेस में कैश आया है, सो कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है और ये बिजनेस में रिसीव हो रहा है, कम इन हो रहा है, इसलिए ये कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है। कितने से? 60,000 से। और कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट मिला है बिजनेस को, ये बिजनेसमैन से मिला है और बिजनेसमैन के अकाउंट को अकाउंट्स में हम कैपिटल अकाउंट के नाम से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर हम ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, या अगर बिजनेसमैन का नाम दिया हुआ है जैसे राजू दिया हुआ है तो राजूस कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं, और अगर नहीं दिया है तो सीधा उसे कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है इसलिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है? बिजनेसमैन खुद है, इसलिए कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ये एक तरीके से बोरोड अमाउंट है बिजनेस के लिए, जो कि बिजनेसमैन ने ही दिया है, इसलिए ये कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। सो 60,000 से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं April 2 को। नाउ April 2 को गुड्स परचेज्ड फॉर कैश ₹15,000। नाउ गुड्स परचेज किया गया है तो गुड्स बिजनेस में आ रहा है और
कैश परचेज है इसलिए कैश जा रहा है, इसलिए दोनों के दोनों रियल अकाउंट है, दोनों मटेरियल है। गुड्स भी एक मटेरियल है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है गुड्स का, और कैश भी एक मटेरियल है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो गुड्स के लिए हम क्या लिखते हैं, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ परचेज मतलब गुड्स, गुड्स भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। तो जो डेबिट हो रहा है इसका मतलब है वो बिजनेस में आ रहा है मटेरियल, और जो क्रेडिट हो रहा है वो आउट हो रहा है, जा रहा है। कितने का खरीद लिया हमने, 15,000 रुपीज़ का खरीद लिया, इसलिए 15,000 डेबिट के कॉलम में भी लिखेंगे और नीचे वाली लाइन में क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग बॉट गुड्स फॉर कैश। नाउ यहाँ पर आप इस बात को भी समझिए, क्योंकि गुड्स ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें व्यापारी व्यापार करता है, इसलिए उसे गुड्स कहते हैं, और सिर्फ गुड्स के खरीदने के लिए ही हम परचेज अकाउंट खोलते हैं। अगर मान लीजिए अलमीरा खरीदा गया है या फर्नीचर खरीदा गया है तो हम यहाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज नहीं लिखेंगे उसके लिए, क्योंकि गुड्स खरीदा गया है इसलिए परचेज अकाउंट यहाँ पर मेंटेन होगा। अब इसे लाइन खींच करके हम बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाएंगे, अप्रैल 3। नाउ अप्रैल 3 को है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। नाउ अप्रैल 2 को भी परचेस किया गया था गुड्स, लेकिन ये कैश ट्रांजैक्शन था। अभी यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेस गुड्स फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। अब ये उधार का ट्रांजैक्शन है, लेकिन सामान तो आ रहा है, तो परचेज अकाउंट यहाँ भी डेबिट होगा, परचेज अकाउंट यहाँ भी डेबिट होगा। कितने अमाउंट से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उतने ही अमाउंट से डेबिट हो गया, 18,000। अब यहाँ क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन था इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था, लेकिन अभी कैश अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब उधार ट्रांजैक्शन है। इसलिए हम कैश के बदले उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिस व्यक्ति से हमने सामान परचेस किया है, मतलब पंकज। पंकज कौन है, पंकज एक क्रेडिटर है जिसने हमें क्रेडिट फैसिलिटी दी है, इसलिए ये एक लायबिलिटी भी है। इस तरीके से परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पंकज। अब यहाँ पर आप इस बात को भी समझिए कि परचेज तो गुड्स का है इसलिए ये परचेज अकाउंट रियल है, लेकिन पंकज अकाउंट क्या है, पर्सनल है। इसका मतलब है कि किसी ट्रांजैक्शन में ज़रूरी नहीं है कि जो दो अकाउंट कंपलसरीली खुल रहे हैं वो दोनों रियल अकाउंट हो या नॉमिनल अकाउंट हो या फिर पर्सनल अकाउंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें ट्रांजैक्शन के हिसाब से पता लगाना रहता है कि कौन सा अकाउंट खुलेगा, और ये किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, रियल रियल भी हो सकता है, रियल नॉमिनल भी हो सकता है, रियल पर्सनल भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकता है। वो ट्रांजैक्शन किस टाइप का है उसके उस पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। और इसे नीचे से क्लोज कर देंगे, इस तरीके से इसे क्लोज कर देंगे। सिर्फ पर्टिकुलर्स के कॉलम को ही क्लोज करना है हमें, डेट और लेजर फोलियो और अमाउंट के कॉलम को क्लोज नहीं करना है। अब ये हम जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं, तो अभी आप समझ गए होंगे कि जर्नल एंट्रीज में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब यह है डेट वाइज, जो पहले हुआ है ट्रांजैक्शन उसे पहले लिख रहे हैं, जो बाद में हुआ है ट्रांजैक्शन उसे बाद में लिख रहे हैं। और अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, अप्रैल 5 को। अप्रैल 5 को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट ₹9,000। यहाँ पर अब जो सामान हम खरीद के लाए थे, जो माल हम खरीद के लाए थे, परचेस किए थे, क्योंकि व्यापारी है, व्यापार करेगा, ट्रेडर है, अब इसे वो बेचेगा। अब जब बेच रहे हैं तो हमने किसको बेच दिया है, नरेश को बेच दिया है उधार में। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार में, तो इसका जर्नल एंट्री आएगा नरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। यहाँ अकाउंट भी लिख सकते हैं, बिना अकाउंट भी अगर आप लिख रहे हैं तो भी सही है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये क्रेडिट में
बेचा गया है, बिक्री हुई है, इसलिए हम ऐसे लिखेंगे। अब नरेश कौन है? नरेश डेटर है। डेटर कौन होते हैं? जिनको उधार में हम माल बेचते हैं, जो हमसे उधारी खरीद के ले जाते हैं व्यापारी से, उसे डेटर कहते हैं। मतलब ये एक एसेट है। एसेट इसलिए भी है क्योंकि ये हमें अब कैश देगा, भविष्य में कैश देगा। उधार ले गया है, अब हमें ये कैश देगा। और नरेश जो है वो कौन सा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट है क्योंकि नाम है, नेचुरल पर्सन है। डेबिट द रिसीवर, तो ये जो सामान हमने बेचा है उसे कौन रिसीव किया है? नरेश ने रिसीव किया है, इसलिए ये डेबिट होगा। और सेल्स जो है ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो माल जो है वो व्यापार से बाहर जा रहा है, इसलिए सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट सिर्फ गुड्स के लिए ही मेंटेन होता है। जिस तरीके से पर गुड्स के लिए, गुड्स जब खरीद के लाया जाता है तब परचेज अकाउंट मेंटेन होता है, उसी तरीके से गुड्स को जब बेच दिया जाता है तो सेल्स अकाउंट मेंटेन होता है। अगर गुड्स के अलावा बिजनेस कोई दूसरे चीज़ों को बेच रहा है, जैसे कि पुराना व्हीकल है या पुराना फर्नीचर है, तो उसके लिए सेल्स अकाउंट नहीं खुलेगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, April 7। नाउ गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज कौन है? पंकज हमारा क्रेडिटर है। अगर हम देखते हैं ऊपर, यहाँ देखिए, हमने पंकज से सामान खरीद के लाया था, मतलब माल खरीद के लाया था, गुड्स खरीद के लाया था। अब क्योंकि गुड्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं रहा होगा, इसलिए, या उसमें कुछ डिफेक्ट होगा, तो हमने वो सामान वापस कर दिया। कितने का सामान वापस कर दिया? 12,000 का सामान वापस कर दिया। देखिए क्वेश्चन में 18,000 का गुड्स खरीद के लाए थे, उसमें से 12,000 का जो है इट इज़ नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, मतलब जैसा बताया गया था वैसा माल हमें नहीं मिला है, अब हम वापस कर देंगे। तो जब सामान मिला था तो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था। अब यही सामान जब वापस किया जा रहा है तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, है ना। और ये सामान किसके पास जा रहा है? पंकज के पास जा रहा है। पंकज कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पंकज पर्सनल अकाउंट है और ये सामान उसी के पास जा रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, सो पंकज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? क्योंकि हम सामान 12,000 का वापस भेज दे रहे हैं उसके पास, तो पंकज अकाउंट जो कि क्रेडिट हुआ था ना 18,000 से, अब वो डेबिट होकर के माइनस हो जा रहा है 12,000। और टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट 12,000। यहाँ पर पंकज जो है वो पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, तो ये जो सामान हमने भेज दिया, बिजनेस ने भेज दिया, किसको भेज दिया? पंकज को भेज दिया। और सामान कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसे इस तरीके से परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न टू पंकज। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है April 9 की। April 9 को है गुड्स रिटर्न बाय नरेश, मतलब जो हमसे, यहाँ देखिए April 5 को हमने नरेश को सामान भेजा था, माल भेजा था, तो नरेश अकाउंट डेबिट हुआ था। अब नरेश को कुछ सामान पसंद नहीं आया, इसलिए नरेश ने 1400 का सामान वापस कर दिया। तो ये सेल्स जो है इसको कम हो जाना चाहिए, इसलिए उसके लिए क्या लिखते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। जब परचेज वापस होता है तो उसके लिए परचेज रिटर्न, और जब सेल्स वापस होता है तो उसके लिए सेल्स रिटर्न। देखिए सेल्स जब होता है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि सामान चला गया। अब यही चला गया वाला सामान ही अब वापस आ रहा है, इसलिए उसे डेबिट करना पड़ेगा। ये भी रियल अकाउंट है। सेल्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए 1400 का सामान हमारे पास वापस आ गया। और कहाँ से आया? नरेश से आया, तो टू नरेश। डेटर ही है ये, डेटर कम हो जा रहा है। देखिए पहले डेटर 9,000 का था, अब उसमें से 1400 का डेटर कम हो गया क्योंकि उसने खरीदा हुआ माल वापस भेज दिया है हमें। सो टू नरेश अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। बीइंग सेल्स रिटर्न बाय नरेश।
अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 10 को। अप्रैल 10 को यहाँ लिखा हुआ है कैश पेड टू अजय ₹6000। कैश पेड टू अजय, किसके पास गया कैश? अजय के पास गया। सो अजय अकाउंट डेबिटेड, अजयज अकाउंट डेबिटेड। कितना रुपए? ₹6000 हमने अजय को दे दिया टू कैश। कैश हमारे पास से चला गया 6000 का, बीइंग पेड टू अजय। अब क्यों पे किया है इसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो अभी अभी शुरू हुआ है। 1 अप्रैल को हमने अजय को ₹6000 दे दिया, क्योंकि बिजनेस का पैसा बाहर पे हुआ है, इसलिए हमें इसे रिकॉर्ड करना है और इसलिए हमने रिकॉर्ड कर दिया। हो सकता है कि अजय हमको सामान बेचेगा या कुछ भी करेगा, तो अभी से ही पेमेंट हो गया है। और अजय कौन सा अकाउंट है? अजय पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, इसलिए ₹6000 से डेबिट हो गया है। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कैश अकाउंट बिजनेस से बाहर जा रहा है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। क्योंकि कॉपी का पेज अब यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल क्लोज्ड डाउन, C/D ऐसा हम लिखेंगे और यहाँ पर हम ग्रैंड टोटल करेंगे। इस कॉलम का अलग ग्रैंड टोटल, इस कॉलम का अलग ग्रैंड टोटल करेंगे। और ये ग्रैंड टोटल दोनों बराबर ही होते हैं, क्योंकि हर जर्नल एंट्री में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल होता है। तो जब हम इसे ऐड करते हैं तो आता है 1,21,400। ये पेज खत्म हो गया है, इसलिए हमें इसका ग्रैंड टोटल करके इस तरीके से इसे शो करना है। और यही ग्रैंड टोटल नेक्स्ट पेज में इसी ग्रैंड टोटल से ही जर्नल एंट्री शुरू होगी। लेट अस सी हाउ। सो हम जर्नल एंट्री के नेक्स्ट पेज में आ गए हैं और सबसे पहले लिखेंगे टोटल ब्रॉट डाउन। टोटल ब्रॉट डाउन यह है 1,21,400। ऐसा आपको हर पेज के एंड में और शुरू में करना है। और हमने ट्रांजैक्शन कहाँ तक ले लिया था? अप्रैल 10 तक ले लिया था। अब हम लेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 12। अप्रैल 12 में लिखा है कमीशन रिसीव्ड ₹2700। कमीशन रिसीव्ड किस में रिसीव हुआ होगा? कैश में, इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड। डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट है 1200। और ये जो पैसा मिला वो क्यों मिला? कमीशन का मिला। सो कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड भी 1200। कमीशन कौन सा अकाउंट है? कमीशन नॉमिनल अकाउंट है। और कैश है, कैश रियल अकाउंट है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। और ये कैश क्यों मिला है हमको? क्योंकि सर्विसेज के लिए मिला है। और नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्योंकि कैश मिला है, इसका मतलब ये हमारे लिए इनकम या गेन है, इसलिए कमीशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। नरेशन लिखेंगे बीन कमीशन रिसीव्ड। और अब पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 15, बॉट फर्नीचर या फर्नीचर परचेस्ड। सो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो क्या आ रहा है बिजनेस में? फर्नीचर आ रहा है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट लिख सकते हैं टू कैश। फर्नीचर कुछ नहीं लिखा है कि कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब ये एक कैश ट्रांजैक्शन है। 7,000 बीइंग बॉट फर्नीचर फॉर कैश। नरेशन आपको वही स्टेटमेंट लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फर्नीचर अकाउंट भी रियल है, एक एसेट है फर्नीचर, और कैश भी एक एसेट है। अगर हम दूसरा रूल लगाते हैं तो एसेट जब इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर दोनों ही एसेट हैं और एसेट के नाम अलग अलग हैं। एक फर्नीचर है और दूसरा कैश हो रहा है, कैश है।
तो फर्नीचर जब आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है इसलिए वो डेबिट हो रहा है, और कैश कम हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। और दूसरा रूल अगर हम लगाते हैं, दोनों ही रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ देखिए दोनों ही अमाउंट बराबर है, हर जर्नल एंट्री में अमाउंट जो होना है वो बराबर होना है। अब हम इस पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 16 को। अप्रैल 16, रेंट पेड टू अमित। अब क्योंकि पेमेंट हो रहा है रेंट, इसलिए रेंट अकाउंट लिखेंगे, ना कि अमित अकाउंट। रेंट पेड, क्योंकि जो खर्च का नाम है वो क्या है, रेंट। रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये एक्सपेंस है क्योंकि हम जो प्रीमाइसेस, बिजनेस जो प्रीमाइसेस यूज़ कर रहा है वो रेंटेड है, तो रेंट पे करना पड़ेगा अमित को। अमित नाम यहाँ दिया हुआ है लेकिन अमित अकाउंट हमें नहीं खोलना है। टू कैश, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, पेमेंट किस में होगा, कैश में होगा, और इस बिजनेस में तो बैंक अकाउंट भी नहीं खुला है, सो कैश ही लिखना है हमें। रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नरेशन लिखेंगे बीइंग पेड रेंट, पेड रेंट। ये रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए ये एक्सपेंस है, इसलिए एक्सपेंस होने के कारण इसे डेबिट किया गया है। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट है। अब हम इस पर्टिकुलर्स के कॉलम को क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 19 को। अप्रैल 19 को है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश ₹6000, मतलब नगद में हमने माल बेच दिया सुमित को। तो यहाँ सुमित का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, हमने माल दे दिया और उसने पैसा दे दिया। सो यहाँ पर हमें क्या मिला, कैश मिला, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड। 6000 में हमने सामान बेचा और हमारा सामान चला गया, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 6000 से, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर हमें सुमित अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सुमित अकाउंट या नाम का अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत तब होती है जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है। तो यहाँ तो ये सेल्स हुआ है और ये सेल्स का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, अब उसे ना कुछ देना है ना लेना है, क्योंकि कैश हमने रिसीव कर लिया और हमने सामान दे दिया। कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। और सेल्स कौन सा अकाउंट है, सेल्स भी रियल अकाउंट है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 24 को। अप्रैल 24 कैश सेल्स, मतलब सेम ट्रांजैक्शन है, ये भी सेल्स का ट्रांजैक्शन है और अभी भी यहाँ भी हमें सेम ट्रांजैक्शन ही करना, बट डेट अलग अलग है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं हम और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, इसलिए 19 का अलग एंट्री होगी और 24 की अलग एंट्री होगी। हालांकि एंट्री सेम है, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, बीइंग कैश सेल्स, और अमाउंट है 7000। रीज़न वही है, दोनों ही रियल अकाउंट है और डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं आफ्टर 24th क्या है। 30th कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट ₹5000, ये है अप्रैल 30th। अप्रैल 30th को कैश रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। और टू नरेश, क्योंकि नरेश से रिसीव कर रहे हैं। नरेश से हम क्यों रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि नरेश को हमने उधार में सामान बेचा था, माल बेचा था, गुड्स वेर सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, इसलिए जब हमने बेचा था तब नरेश अकाउंट डेबिट हो गया था और वो डेबिट बैलेंस दिखा रहा था। आप याद करिए ट्रांजैक्शन जो है वो 5 अप्रैल को, लेट मी शो यू 5 अप्रैल ट्रांजैक्शन। देखिए 5 अप्रैल को नरेश को उधार में माल बेचा गया था, इसलिए नरेश अकाउंट हमारा डेटर था। डेटर मतलब एक एसेट है जो हमें भविष्य में पैसा देगा। अब
ये नरेश जिसने 5 अप्रैल को हमसे उधार में माल खरीदा था, सामान खरीदा था, वो 30 अप्रैल को हमें पैसा दे रहा है, और वो भी कितना दे रहा है, 5000 रुपीज़ दे रहा है ना, क्योंकि इसने नरेश ने वापस भी तो किया था सामान, 1400 का वापस भी कर दिया था। सो 9000 में से 1400 का वापस कर दिया था। अब जितना बचा है उसमें से पार्शियल पेमेंट नरेश हमें कर रहा है 5000 रुपीज़ का। और यहाँ ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का यही मतलब है कि नरेश को देना ही था हमें पैसा, मतलब बिजनेस को रिसीव तो करना ही था नरेश से, और इसलिए वो हमें पैसे दे रहा है। कोई हमें जबरदस्ती बिना कोई काम के कोई पैसा क्यों देगा। अकाउंट खुला हुआ है डेटर का, इसलिए डेटर हमें पैसे दे रहा है। सो 30 अप्रैल को हम रिसीव करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन ऑन April 30th, अगेन ऑन April 30th, सैलरी पेड। सैलरी पेड मतलब सैलरी क्या हुआ, फिर एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट, सो सैलरी अकाउंट डेबिटेड। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, क्योंकि पैसा कैश चला गया। हाउ मच, 10,000 रुपीज बीइंग पेड सैलरी। यहाँ पर भी आप देखिए सैलरी जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो क्योंकि ये एक एक्सपेंस है इसलिए हम इसे डेबिट कर दिए हैं। और कैश क्या है आप जान चुके हैं अब तक, ये रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस तरीके से ये एक नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट का कॉम्बिनेशन बन गया, और 10,000 रुपीज़ से डेबिट और 10,000 रुपीज़ से क्रेडिट। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब हम लास्ट लाइन में लिखेंगे टोटल, और डेबिट कॉलम के हर अमाउंट को ऐड करके लिखेंगे। यहाँ आ जाएगा 1,62,600, और उतना ही क्रेडिट में आएगा, क्योंकि हर जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट जो है वो बराबर होता है, और इसे हमें ग्रैंड टोटल हर पेज में करना रहता है। जैसा आपने जाना कि प्रीवियस पेज का ग्रैंड टोटल नेक्स्ट पेज में टॉप में लिखा जाता है, और फिर उसका ग्रैंड टोटल हमें लास्ट में यहाँ लिखना रहता है। तो जितने भी पेजेस हों आपको हर पेज के फुट में उस पेज के जर्नल एंट्रीज का ग्रैंड टोटल लिखना है। वो बैलेंस क्लोज डाउन नीचे लिखना है, और जब नेक्स्ट पेज में हम टॉप में लिखते हैं तो उसे टोटल मतलब BD मतलब बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो वी विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक and for all the chapters. And if you are having any doubt, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.